हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे इंग्लिश के। इस वीडियो में मैं 2/8/2019 को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको हम सोल्व करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो पोर्शन दे रखा है वो जर्नल इंग्लिश का है, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमने सही स्पेलिंग को चूज करना है। हॉटीनेस, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हॉटीनेस का मतलब क्या होता है। हॉटीनेस होता है HAUGHTINESS हॉटीनेस। हॉटीनेस का मतलब होता है घमंडी, जिसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। यानी इसको मैं प्राउड भी बोल सकता हूँ। एक प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, एक प्राउड का मतलब घमंड भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आप पर अभिमान है, घमंड है, यानी कि इसको मैं हॉटी को डिसडेनफुल भी कह सकता हूँ। देखो इंग्लिश के अंदर हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये नहीं कि बस ये आंसर है और बता दिया और आगे फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, साथ साथ में चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या है, तो HOTI ये गलत है। HAUGHT इसके अंदर Y है, ये गलत है। HAUGHTINE हॉटीनेस, ये थर्ड जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब होता है घमंडी। तो हॉटीनेस को मैं और क्या बोल सकता हूँ, हॉटीनेस को मैं बोल सकता हूँ डिसडेन। क्या बोल सकता हूँ, डिसडेन। मैं एक पेज ले लेता हूँ। डिसडेन, DISDAIN डिसडेन, डिसडेनफुल यानी कि जो बहुत ज़्यादा अभिमान हो, जिसके ऊपर अभिमान हो, जिसको अपने आप पर घमंड हो, ठीक है, उसे कहते हैं डिसडेनफुल। इसको मैं स्नोबिश भी कह सकता हूँ, SNOBBISH स्नोबिश। स्नोबिश का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। एरोगेंट बोल सकते हो, ये तो सभी को मोस्टली पता ही होगा, ARROGANT। एरोगेंट भी वो पर्सन होता है जिसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। स्नोबिश होता है, डिसडेनफुल होता है, घमंडी होता है, ठीक है। और सुपरसिलियस भी कह सकते हैं हम इसको, SUPER सुपर CILLIOUS। यानी इन सब का मतलब होता है घमंडी, अभिमान, दम्भ भी बोलते हैं इसको हिंदी में, दम्भ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सेकंड के अंदर भी हमने बतानी है ग्रामर। ये तो बहुत आसान है, GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। गलती कहाँ होती है, एक ही जगह कई ई कर देते हैं, ई यहाँ पर ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। आएगी GRAMMAR ग्रामर, और कई कर देते हैं ई, तो यहाँ पर ये इसके अंदर आंसर रहेगा। वीडियो थोड़ी सी साफ नहीं बन रही है, उसके लिए मैं सॉरी फील करूँगा। कैमरे में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला, थर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। खाली स्थान भरना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, ऑलवेज हमेशा, ठीक है। डैश हर इन हर स्टडी, यानी उसके माता पिता उसकी स्टडी करने में हमेशा उसको क्या एनकरेज करते हैं। एनकरेज समझ गए आप, हौसला बढ़ाना किसी का, ठीक है, किसी को प्रोत्साहित करना, यानी एम्बोल्डन करना। तो एनकरेज करना, या इंटरेस्टेड, उसकी स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं, या इम्प्रेस, उसको प्रभावित करते हैं, या एक्सपेक्टेड, या उससे उम्मीद करते हैं। तो आंसर आ जाएगा उसके माता पिता हमेशा उसकी स्टडी में उसको एनकरेज करते हैं। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी टू गिव समवन कॉन्फिडेंस। टू गिव समवन कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस देना। टू डू समथिंग, कोई भी काम करने में किसी को कॉन्फिडेंस देना, उसका हौसला बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एनकरेज्ड। एनकरेज्ड को मैं क्या कह सकता हूँ, एम्बोल्डन, EMBOLDEN। एम्बोल्डन का मतलब भी होता है हौसला बढ़ाना। गैल्वेनाइज करना, GALVANISE, गैल्वेनाइज, GALVANISE। गैल्वेनाइज का मतलब भी होता है किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को एनकरेज करना। चौथा देखते हैं फोर्थ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। हमने क्या करना है, एंटोनियम्स ढूंढना है। इनमें से बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है।
बैरन का मतलब जो ऐसी ज़मीन, ऐसी लैंड जो फर्टाइल नहीं है, ठीक है। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य, एक तरह से मतलब समझदार कह सकते हैं उसको, यानी विवेकपूर्ण होना उसको कहते हैं। सेन, सेन का मतलब होता है वाइज, यानी कि लॉजिकल होना, बुद्धिमान होना। टफ आप सबको पता ही है। तो फर्टाइल का मतलब क्या हुआ? फर्टाइल का मतलब हुआ यानी कि उपजाऊ। एंटोनियम्स क्या हो गया? जो बैरन है, जो बिल्कुल क्या है? बंजर है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, विवेकपूर्ण। सेन का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, लॉजिकल। और टफ का मतलब होता है कठोर होना। इस सबको आपको पता है। टफ का मतलब डिफिकल्ट होना, ठीक है। और सेन का मतलब होता है वाइज, यानी कि समझदार होना। और सिविलाइज्ड का मतलब होता है विवेकपूर्ण होना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पोलाइट होना। क्या होना? पोलाइट होना, यानी एक अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज होना, उसे कहा जाता है सिविलाइज्ड। फिफ्थ देखते हैं अब, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सबसे उचित वर्ड ढूंढना है, चूज करना है। दैट, जो, कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जो इसका सब्सटीट्यूट हो, यानी कि बिल्कुल उसका मतलब उसकी जगह वो फिट आ सके। वन हु प्रिटेंड्स, वन का मतलब पर्सन, हु मीन जो, प्रिटेंड मीन ढोंग करना, टू बी होने का, व्हाट ही इज नॉट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वो एक्चुअल में है नहीं। जैसे मान लिया कोई ईमानदार है ही नहीं और ईमानदार होने का ढोंग करे, एक्चुअल में जो वो है ही नहीं और उस चीज़ को होने का वो प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है, उसे क्या कहते हैं? पहला देखते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर तो आपको पता ही कौन होता है? डायरेक्टर होता है निर्देशक, यानी ए पर्सन हु मैनेज, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? मैनेज करता है या फिर कंट्रोल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को, जो क्या करता है? मैनेज करता है, उसे तो कहा जाता है डायरेक्टर। अब आ गया हाइपोक्राइट। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हाइपोक्राइट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब जो है ही नहीं उसका ढोंग करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्राइट पर्सन। क्रिएटर का आपको पता ही है, क्रिएटर का मतलब होता है सृजनकर्ता, जो कोई चीज़ बनाता है। समवन हु हैज़ मतलब इन्वेंटेड, समवन हु हैज़ इन्वेंटेड। और एक्रोबैट, जैसे कलाबाज नहीं होते, एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज, यानी ए पर्सन हु एंटरटेन पीपल, ए पर्सन हु एंटरटेन पीपल्स, उसे कहा जाता है एक्रोबैट्स। जो लोगों का मनोरंजन करता है, कुछ डिफिकल्ट टास्क दिखाकर, कुछ स्किल अपनी फिजिकल थिंग्स दिखाकर, इस तरह की अपनी चीज़ें वो दिखा करके वो लोगों को क्या करता है? मनोरंजन करता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट। हिंदी में कहा जाता है इसको कलाबाज। क्या कहा जाता है? कलाबाज। क्रिएटर जो बनाने वाला सृजन करता है। हाइपोक्राइट आप समझ गए। डायरेक्टर का मतलब होता है जो किसी कंपनी को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। छठा देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। विपरीतार्थक है, इसका एंटोनियम्स देखना है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा गंभीर होना। तो एक्यूट को क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा तीव्र, खतरनाक बोल सकते हो आप, यानी कि वेरी सीरियस होना, बहुत ज़्यादा। क्लेवरनेस बोल सकते हो, कोई चीज़ मतलब डेंजरस होना। वेरी क्विकली, यानी कि ठीक ग्रेव, गंभीर बोल सकते हो इसको। तो इसका डार्क, क्लेवर, ब्लंट, ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। डार्क का मतलब कोई चीज़ अंधेरा होना, क्लेवर का मतलब चतुर होना, और ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है गंभीर होना, ठीक है। और ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो इस एंटोनियम समझ गए, एक्यूट। और जो ब्लंट है, ब्लंट का मतलब कोई भी चीज़ जो शार्प नहीं है, जो तेज नहीं है, कोई भी चीज़ नॉट शार्प, यानी पेज ले लेता हूँ, ब्लंट, BLUNT, ब्लंट का मतलब नॉट शार्प, नॉट शार्प, या डल होना, कोई चीज़ नीरस होना, उसको कहते हैं हम क्या? ब्लंट होना। क्या कहते हैं उसको? ब्लंट होना। इसको कहते हैं कैंडिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैंडिड। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। अगला देखते हैं हम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ढूंढना, समानार्थक। डीपन, डीपन का मतलब क्या होता है? डीपन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरा होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबल होना, उसे कहा जाता है डीपन। यानी कि टू बिकम मोर स्ट्रोंगली, टू बिकम मोर स्ट्रोंगली, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग फील होना या एक्सपीरियंस करना, कोई चीज़ इंटेंसिफाई फील करना, उसे कहा जाता है डीपन, ठीक है।
तो एक एक करके इसके वो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सूद, सूद का मतलब क्या है? सूद का मतलब होता है एक तरह से रिलीफ फील करना, आराम फील करना, ठीक है। टू फील कंफर्ट या ठीक है आराम फील करना। रिलीव, रिलीव का मतलब भी आराम होता है। और न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या? न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ एक तरह से क्या करना, टू टेक अवे द इफेक्ट, टू टेक अवे द इफेक्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो प्रभाव है उसको कम करना, निष्प्रभाव करना, उसे न्यूट्रलाइज कहा जाता है। और इसका एंड आ जाएगा, कोई चीज़ डिपन है, तीव्र है, इसका आ जाएगा इंटेंसिफाई करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा और तेज़ करना। तो डिपन का आ जाएगा इंटेंसिफाई करना। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे पास संसाधन की कमी है, पीपीटी वगैरह बनाने की चीज़ें मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने सीधी किताब उठाई। ये जो है इसकी जो बुक मैंने ली हुई है किरण की, किरण पब्लिकेशन की, इसके अंदर 100 जो पिछले 2011 से लेकर के 2019 तक के एसएससी के एमटीएस के सारे जो है सोल्ड हैं, एक्सप्लेन कर रखे अच्छी तरह, वो मैं करवा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा रोज़ 1 या 2 दिन के बाद एक पूरा करवाने की। तो ये मैंने पहले मैंने एक करवाया था 2011 का, फिर मैंने सोचा 2011 का ज़्यादा पीछे का है तो पहले 19 के और 21 के करवा देते हैं। तो ये 19 का है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दे रखा है इसका, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, यानी कि आपका कोर्ट में, कोर्ट समझ गए, जैसे मान लिया एक तरह से इसको निमोनिक से याद करते हैं। मान लिया कोर्ट क्या होता है, जैसे मान लिया टेनिस खेलते हैं, उसका जो मैदान होता है खेलने का, उसको मान लिया कोर्ट बोला जाता है। तो बॉल आपके पास आ गई, तो इसका मतलब अब आपकी जिम्मेदारी है, फर्दर आपको एक्शन करना पड़ेगा उस बॉल को, मतलब जिस तरह से खेलते हैं ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा निमोनिक से याद कर सकते हो। द बॉल इज इन वंस कोर्ट, वन का मतलब पर्सन, इसका मतलब होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, या फिर टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, दूसरे को जिम्मेदारी देना। या फिर तीसरा देखते हैं, ऐसे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसको, टू बी फियरफुल टू टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी काम लेने में डरना। टू रिस्क एवरीथिंग इन वंस वेंचर, यानी कि रिस्क लेना। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि कोई भी आगामी जो क्रिया है उसकी जवाब देने के लिए तैयार रहना। यानी इसका मतलब होता है वन का मतलब कोई पर्सन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्दर एक्शन, इसे कहा जाता है टू द बॉल इज इन वंस कोर्ट। अब देखते हैं अगला 9th क्वेश्चन, ठीक है, ये है 9th क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है हमने इसके अंदर। द एंट्री गेट्स, जो एंट्री गेट्स थे वर क्लोज्ड, क्या हो चुके थे, वो बंद हो चुके थे। डैश वी कुड एंटर इट, मतलब टिल का मतलब तक, आफ्टर मीन बाद में, ठीक है। और फिर अनटिल और बिफोर का मतलब होता है पहले, इसमें हमने बताना है। तो बिफोर का मतलब समझ गए, बिफोर का मतलब होता है अर्लियर, यानी कि कोई चीज़ पहले, अर्लियर देन टाइम्स। और अब नेक्स्ट है इसके अंदर आफ्टर का मतलब बाद में, और अनटिल का मतलब तक। इसका मतलब आप सोचो, बिफोर वी कुड एंटर इट, इससे पहले कि हम एंटर करते गेट क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बिफोर। 10वां देखते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, एरर ढूंढना है अब हमने इसके। आई टोल्ड द टेलर, मैंने टेलर से कहा, टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या करे, एक नई ड्रेस बनाए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो टोल्ड तो यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये टोल्ड मेन वर्ब है, टोल्ड क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दे रखी है टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। आता हमेशा इन्फिनेटिव। जब आप नॉन फाइनाइट करोगे ना इंग्लिश के अंदर, तो एक तो जेरेंड, GER जेरेंड, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING को जेरेंड कहते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव। और ये है ना हमेशा नाउन का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, नाउन का। इस वाक्य में अगर आप देखोगे जो है टोल्ड मेन वर्ब है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी ये नाउन का काम करेगी। तो आई टोल्ड द टेलर, मैंने टेलर से कहा, टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी, कि वो मेरे लिए एक नई ड्रेस बनाए। तो ये टू मेड यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, आप देख लेना।
द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी कि वो लेडी जो उस कोने में खड़ी हुई है वो फैट है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही वाक्य है। अगला देखते हैं 12 से लेकर के 13 लग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित ऑप्शन हमने ढूंढना है। टू सब्सटीट्यूट, जो सब्सटीट्यूट हो द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ये जो बोल्ड सेगमेंट दे रखा है ब्लैक के अंदर, इसका मतलब हमने ढूंढना है। इफ देर इज नो सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो, अगर इसके अंदर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका सही मीनिंग नहीं है, तो उसको हम नो एरर उसमें से सेलेक्ट करेंगे। प्लीज टेल द स्टोरी, प्लीज कृपया करके टेल बताना स्टोरी को इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में बताना। इन ए नटसेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, यानी वेरी ब्रीफली। स्टोरी को आपने बहुत ज़्यादा ब्रीफली, यानी गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स, स्टोरी के आपने मेन पॉइंट्स बताने हैं, उसको ब्रीफ में बताना है, दैट इज कॉल्ड इन ए नटसेल। तो आप देख लो, इन ए नटसेल का मतलब होता है स्टोरी को आप प्लीज़ मुझे संक्षेप में सुनाओ, यानी एट ए नटसेल, इन ए नटसेल, इन नटसेल्स, इन ए नटसेल, बिल्कुल इसका मतलब आ जाएगा, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ही डिड नॉट लाइक द नोवल, ही डिड नॉट लाइक द नोवल नोर आई डिड, न तो नोवल उसे पसंद है और न मुझे पसंद है। अब इसमें से कौन सा गलत है? तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है इसका। नोर डिड आई, नो इम्प्रूवमेंट, नोर आई लाइक इट, नोर डिड आई लाइक इट। तो इसमें नेगेटिव सेंस दिखा रखी है, तो जब भी नेगेटिव सेंस हो, तो जिसमें कोई एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेज हो, तो इस तरह का कोई इन्वर्जन हो ना, तो सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नोर आई डिड नहीं आएगा, नोर डिड आई आएगा। ना तो मुझे पसंद है और ना नोवल उसे पसंद है, तो गलती यहाँ है, नोर डिड आई आएगा, नोर डिड आई, तो पहला आंसर गलत है। अगला देखते हैं 14वां, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये देखते हैं अब। ए प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन का मतलब जैसे जो साधु सन्यासी होते हैं ना, उनको नन कहा जाता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर नन जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कन्वेंट्स, डॉर्मेट्री या हॉस्टल या क्वार्टर्स। हॉस्टल आपको पता ही है, क्वार्टर का भी मोस्टली आपको पता ही है। तो डॉर्मेट्री जो होता है इसका मतलब क्या, कन्वेंट का मतलब क्या है? ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क्स, जहाँ पर नन्स रहते हैं और काम करते हैं उसे कन्वेंट कहा जाता है। और डॉर्मेट्री क्या होता है? डॉर्मेट्री होता है छात्रावास, सैन कक्ष बोलते हैं। डॉर्मेट्री का मतलब होता है एक बिल्डिंग होती है, किसी कॉलेज के अंदर लगा लो या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं उसे डॉर्मेट्री कहा जाता है। और जहाँ पर नन साधु सन्यासी रहते हैं, काम करते हैं, उसे कन्वेंट कहा जाता है। 15वां देखते हैं, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। एरर ढूंढना है हमने इसके अंदर। इफ देर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था, फॉर वी, हमारे लिए, फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, उसको समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर वी की जगह फॉर अस आना चाहिए। यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और इसने दे दिया सब्जेक्टिव केस। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए यह संभव नहीं था, टू अंडरस्टैंड। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इन्फिनेटिव है, उसको समझना, यानी वी नहीं आएगा, अस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना है। वुड यू लाइक सम वाटर, जैसे हम कहते हैं ना वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, प्रेफरेंस को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वुड। कैन नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, तो वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप कुछ पानी लेना पसंद करोगे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। करेज, करेज का मतलब होता है साहस, ये पहले भी आ चुका है, यानी कि एम्बोल्डन करना। ठीक है। मीक, मीकनेस, मीक का मतलब होता है विनम्र। ह्यूमिलिटी आप समझते ही हैं। टिमिड होता है कायर, और वेलोर का मतलब होता है करेज, वेलोर का मतलब होता है साहस। एक बार फिर देख लेते हैं। करेज, करेज का मतलब क्या होता है? साहस, यानी कि ब्रेव बोल सकते हो। करेज को मैं और क्या कह सकता हूँ? साहसी होना, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ BRAVE, ब्रेव होना। ठीक है। बहादुर होना, यानी ओडासिटी होना, AUDACITY, ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब भी होता है बहादुर। वेलोर, VALOUR, साहस होना, हौसला होना। ठीक है, उसे कहा जाता है करेज। तो ये इसका एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग आ जाएगा।
ह्यूमिलिटी का मतलब आप समझते ही हो, मानवता होता है। ह्यूमिलिटी और टिमिड का मतलब होता है थोड़ा सा जो संकोच करता है, जो थोड़ा सा कायर टाइप का, उसे कहा जाता है। मेक का मतलब होता है विनम्र होना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना। हमने वी मस्ट स्टार्ट नाउ, अब मस्ट का मतलब होता है कोई काम जरूर करना चाहिए, स्टार्ट शुरू करना, इनिशिएट करना, कमेंस करना। स्टार्ट को क्या बोल सकते हो, जैसे ये स्टार्ट, जरूरी नहीं यही पूछेंगे, इसका सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे। स्टार्ट का मतलब होता है इनिशिएट करना, टी से बनता है से, इनिशिएट शुरुआत करना, ठीक है। बिगिन करना, बी इज ए बिगिन करना, या कमेंस करना, COMMENC, कमेंस शुरुआत करना। तो इनिशिएट करना, बिगिन करना, कमेंस करना, यानी कि स्टार्ट करना। अब बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, अब हमें शुरू करना चाहिए। खालिस्तान, इट विल बी टू लेट। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें शुरू कर देना चाहिए, और इट विल बी टू लेट, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा और, इसका मतलब है नहीं तो, यानी कि अन्यथा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब ये जो पैरा बचता है ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। पैरा पढ़ के इसमें से हमने आंसर करने हैं। तो मेन यही थे। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।